फिर खुद को बज़ाहिर ज़ाहिर कर कर बैठ गया था। अब क्या मसला है तुम्हें? क्यों लाई हो मुझे? उसने लहज़े को बेज़ार बनाना चाहा। नूरे ने तासुब से सर हिलाया था। मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहती हूँ, तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। वे राज़दारी से कहने लगी। उमर तो नानी पत्ते ही लग गए। अब तुम मुझे करेक्ट करोगी? हाँ, और मैं तुमसे बड़ा हूँ, आपको हो आई समझ। वो हवा के दोष पे सांवली बच्ची के बाल उड़ने लगे थे। उसकी आंखों में नापसंदीदगी दर आई थी। यही तुम्हारे ये वे बोलते बोलते रुकी। उमर की घूरती नज़रों को देखा, फिर दोनों हाथ सरेंडर करने के अंदाज में उठा लिए। ये आपकी बुरी आदत है, गुस्सा। आप गुस्सा बहुत करते हैं, पता है हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। जब कोई डांटे तो हम किससे बताएंगे? और वो जो तुम लोग मेरी जान अज़ाब में डाल देते हो, उसका क्या? अल्लाह रे क्या करूँ? आपका हम बच्चे हैं, तंग तो करेंगे ना। आप तो बड़े हैं, आपको पता है जब आपने उस दिन अल्लाह अन्ना को डांटा था वो कितना रोई थी। वो कह रही थी उसका दिल कह रहा है वे अपने पापा के साथ उनकी कब्र में जाकर सो जाए। उमर सुन हो गया। और वे पता है जब तुमने अली को डांटा वे कह रहा था उसके जैसे उसके पेरेंट्स जल गए हैं, वो खुद को भी इसी तरह जला लेगा ताकि आइंदा तुम्हारी डांट ना खानी पड़े। मैंने कहा ना हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, हमें ज़्यादा हर्ट होता है। वो हाथ हिलाकर बात करती है। उसके लहजे में गाढ़ी अंग्रेजी का आंसर था। मेरा मेरा मकसद ये नहीं था। उसका हलक में फंसी हुई आवाज़ निकली थी। मैं जानती हूँ तुम्हारा ये मकसद नहीं था। तुम अच्छे हो, तुम सैंड डेविल हो। वो रुकी। उम्र ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। ये नाम हमने तुम्हें दिया है। हम सब ने एक मीटिंग रखी, उसमें हम सब ने मिलकर तुम्हें ये नाम दिया है। तुम बुरे नहीं हो। हम जानते हैं तुमने हमारे खाने के लिए किस तरह शेफ से फाइट की थी। हम सब कितना अच्छा लगा था। हवन में फ्राई सर अंजाम देने वाला आदमी बच्चों के लिए लाए जाने वाले सारे गोश्त बाहर से ही कहीं और भेज दिया करता था और बच्चों को दाल सब्जी टरक देता था। ये बात उमर को मालूम हुई तो क्या हुआ? क्या मुझे बताना चाहिए? नूर कहे जा रही थी और उमर उसके पास बैठा उसे सुना जा रहा था। तुमने जो हमारी चॉकलेट स्मूदी के लिए भी वोट दिया था। सबसे बड़ी बात, तुमने उस ट्यूटर को भी मार भगाया। वही वो उसके लिए पास झुकी और आवाज़ आहिस्ता कर ली। उसकी बैड विंचर पर सबको पसंद नहीं थे कि उसी दिन सब ने एक मीटिंग रखी और इसमें तुम्हारा नाम सैंड डेविल रख दिया। उसने गोया बात खत्म कर दी। उमर मुस्कुराया। और सैंड डेविल नहीं होता, ये तो या तो अच्छा होती है या बुराई। इन दोनों में दरमियान कुछ नहीं होता। पागल। उसने नूर के सर पर हल्की सी चपत लगाई थी। नूर ने खरफकी से उसको देखा था। बाल खराब न करो मेरा, अच्छा? अब आप मुझसे वादा करें आप किसी बच्चे को नहीं डांटेंगे, सबसे प्यार और मोहब्बत करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे जाने के बाद अगर कोई मीटिंग हो तो कोई आपका नाम डेविल रख दे। अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं लगेगा मुझे। वो मायूस हुई थी। और तुम कहाँ जा रही हो? नूरे एक पल को रुकी थी। और मैं मरने वाली हूँ। उसने उमर के सर पर धमाका किया था। क्या बकवास है ये? वो गुस्सा हुआ था। उसको मेराज बाबा ने बताया नहीं है जब कोई बात करता है तो बीच में नहीं टोकते। उसने खफकी से टोका था, फिर कहना जारी रखा। हाँ तो मैं कह रही थी कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे कैंसर है। उमर सांस रोके उसे सुनने लगा। आपने देखा नहीं मेराज बाबा हर वीक मुझे बड़े वाले अस्पताल में ले जाती है और मैं स्कूल से भी कितनी अपसेट रहने लगी हूँ। मेरे सर में कितना दर्द होने लगा है। डोंट टेल मी, आप नहीं जानते। वो मुंह पर हाथ रखे हैरान हुई थी। उमर ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ नफ़ी में सर हिलाया था। वो मर नहीं सकती। नहीं, वो नहीं मर सकती। जिस बच्ची पे वो चाह कर भी गुस्सा नहीं कर पाता, जिस पर के बार उसे हंसने पर मजबूर करती है, जो उसकी हर गलती उसको करेक्ट करने आ जाती है, वो मर नहीं सकती। और वो अपने मरने की बात इतनी आसानी से भी नहीं कर सकती। तुम्हें डर नहीं लगता? तो मरने से डर नहीं लगता। काफ़ी देर बाद वो बदक्कत अंग्रेजी में बोल पाए। इट इज़ ए मोस्ट स्कैरी थिंग सो सर्वर। वो झुरझुरी ली थी। मुझे ये सोच करनी नहीं आती कि मैं कब्र में चली जाऊंगी और मेरे ऊपर मट्टी डाल दी जाएगी तो मेरा दम नहीं घुटेगा। वो मासूमियत से पूछ रही थी। उमर के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। वो उसे कह नहीं सका कि मौत दम घुटने का ही नाम है। वो उसे नहीं कह सका था सारी अजियत बस जिंदगी तक है, मौत के बाद कोई तकलीफ नहीं है। वो नहीं कह सका। वो कह नहीं सकता था। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। तुम्हारा इलाज क्यों नहीं हो रहा? तुम अब तक यहाँ क्यों हो? नूरे ने कंधे उचकाए। नो पेरेंट्स मीन्स नो मनी एंड नो मनी मीन्स नो ट्रीटमेंट। वो नॉर्मल लहजे में बोल पाई। उमर के एकदम घुटन का एहसास हुआ। उन दोनों के दरमियान एक बार फिर खामोशी छा गई। क्या तुम जीना चाहती हो? उमर ने उसको देखे बगैर काफी देर बाद पूछा था। नूरे बेइख्तियार रोने लग गई थी। उमर ने उसको रोता नहीं, उसकी आंखों से आंसू फिसल फिसल कर उसके चेहरे को भिगो रहे थे। मैं नहीं मरना चाहती, वो हिचकियों के दरमियान बोल रही थी। क्यों? क्यों? वो ने जाने क्या सुनना चाहता था। क्योंकि मैं
एक अच्छी पायलट बनना चाहती हूँ। क्या मतलब? जिस प्लेन में मेरे मामा और बाबा आ रहे थे उसके इंजन में इश्यूज थे, लेकिन पायलट और उसकी टीम ने अपनी मनमानी की। वो बुरे पायलट थे और उसकी टीम उससे ज़्यादा बुरी थी। मैं एक अच्छी पायलट बनूंगी ताकि जब कोई बच्चा एयरपोर्ट पर अपने पेरेंट्स को रिसीव करने आ जाए तो उसके पेरेंट्स मरे हुए न हो और किसी को भी यहाँ ऐसे यतीम खानों में न रहना पड़े, क्योंकि यहाँ सब कुछ है और बस पेरेंट्स नहीं है। वो बुरी तरह रोते हुए सस्ता अंग्रेजी में कह रही थी। उमर को अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ था। 2 साल पहले हम अमेरिका में रहते थे। हम यहाँ अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने आए थे और यहाँ आते वक़्त मेरे बाबा और मामा जिस प्लेन में थे वो क्रैश हो गया। मेरे चाचू के साथ दूसरे प्लेन में थी। हम बच गए, लेकिन फिर चाचू और उनकी फैमिली ने मुझे डिसऑन कर दिया क्योंकि मैं बीमार हूँ। क्या मेरे पेरेंट्स मुझे डिसऑन करते? फिर रोते-रोते उसकी नाक और चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, सह लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम दूसरे बच्चों को न डाँटा करो। हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, हमें ज़्यादा हर्ट होता है। उमर बगैर कुछ कहे उठ खड़ा हुआ था। अब उसका दम घुटने लगा था। नूरे उसके साथ उठी थी, अपनी आँखें रगड़-कर साफ की। सैंड डेविल, अगर मैं मर जाऊँ तो प्लीज़ रात को मेरी कब्र पे मुझे विज़िट करना ज़रूर आना। मुझे अंधेरे से डर लगता है। तुम आओगे ना? वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से उसके चेहरे पे जमाए गर्दन ऊँची किए पूछ रही थी। उमर ने जवाब नहीं दिया। उसने बस खुद को सवाल किया। वो इस बच्ची को मरने दे सकता था जिसको डेविल में सेंटनेस दिखती है। और फिर वह रुका नहीं, लंबे-लंबे डग भरता आगे बढ़ गया था। उसका रुख महराज के ऑफिस की जानिब था। लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा पार करके वो अंदर दाखिल हुआ तो मीरा सुल्तान अपने ऑफिस की पावर सीट पे बैठे किसी फाइल के मुतालिया कर रहे थे। उनके साथ एक आदमी खड़ा था जो उंगलियों से इशारा करके फाइल के मेन पॉइंट्स उनको बता रहा था। वैसे तो मुझे शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। तुम ज़रूर किसी जंगल से भागे हुए बदतमीज़ और बदतहज़ीब हो उमर। तुम्हें किसी ने दरवाज़ा नॉक करना नहीं सिखाया? वो नवारिद को देखकर तंजिया बोले थे। अलबत्ता उनको देखकर आंखें चमक उठी थी। उनके साथ खड़े आदमी ने अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा था। उमर चेहरे पे हाथ फेरते मरे मरे कदमों में चलता उनके सामने रखी कुर्सी पे धम से आकर गिर गया था। काफ़ी देर तक मेरा सुल्तान उसके किसी जवाबी हमले के मुंतज़िर रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं पाकर जैसे बदमज़ा हो गए। अब कुछ बोल भी चुको। तुम मेरी बीवी नहीं हो जिसके बोलने का इंतज़ार करता रहूं और कोफ्त भी न हो एक और बार। लेकिन मुकाबिल की जानिब से हुनूस खामोशी। उसका चेहरा सफ़ेद था जैसे जिस्म का सारा खून निचोड़ गया हो। ब्लू पैंट की नूरे, उसे कैंसर है ना? आपने मुझे नहीं बताया, बल्कि आपने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? उसे अपनी आवाज़ खाई में से आती महसूस हुई। उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे वाजे थे। मेरा सुल्तान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, हाथों की उंगलियों को बाहों में फंसाया, अपनी सियाह आंखों को उमर के परेशान और घबराए हुए चेहरे पर मरकज किया और कहना शुरू किया। 10 लाख, 10 लाख उसकी सर्जरी का खर्चा है। इसके अलावा इसकी दवाइयाँ, अस्पताल के बिल्स, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। और उसके बचने के चांस सिर्फ और सिर्फ 25% है। मैं फिर भी उस पर इन्वेस्ट क्यों करूँ? क्योंकि वो मेरी बच्ची है। लेकिन अब तुम मेरी दूसरी बात सुनो। ग्रीन बेल्ट के अलिशा के जिगर का ऑपरेशन करवाना है और ब्लू पैंट के फहद का किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, वो भी 1 माह के आखिर में। और उनके बचने के चांस भी 80-90% है। मेरे पास जो रकम है डोनेशंस थे वो अस्पताल की मशीनरी पे लग गए हैं और कुछ स्कूल की कंस्ट्रक्शन पे। अब मेरे हाथ खाली है। तुम बताओ मैं क्या करूं और कैसे इस बच्ची का इलाज करवाऊं? आप कहीं बात करें और किसी मजीद फंड्स ले, अपनी कंपनी से कोई फंड्स दिलाए। कुछ तो करे यार। वो लोग अपने बच्चे हैं। वो मारे बेबसी से के चिल्लाया था। ये 1,500 बच्चे हैं और उन सब की वल्दियत में मेरा नाम ही आता है। इन 1,500 बच्चों में बच्चे अ, उ 80 बच्चे बीमार हैं। मुझे बताओ मैं कौन से बच्चे को अज़ीज़ रखूँ और किस बच्चे को मरने दूँ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ करें, कोई रास्ता तो होगा ना? आप अपनी कंपनी को से कोई फंड दे दें, किसी डोनर को अप्रोच करें। वो बच्ची मर जाएगी, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। और तुम सिर्फ इस बच्ची को क्यों मरने नहीं देना चाहते? उसका लहज़ा ठंडा था। उमर बेइख्तियार धीमा पड़ा। उसने नज़रें मेराज के चेहरे से हटाई थी। अब वो सामने दीवार पर लगी अरबी कोरियोग्राफी देख रहा था। वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। उसे मरना नहीं चाहिए। वो मर गई तो इस दुनिया का बहुत नुकसान होगा। वो ऐसी बच्ची है जिसको डेविल में सेंट नेस दिखती है। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। उसकी आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की। तो बचा लो उसे। मेराज ने फ़ौरन उस हल पेश किया था। मैं कैसे क्या कर सकता हूँ? उसकी आंखों में नासमझी उतरी थी। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए हैं। उमर, क्या तुम 12 लाख में से 10 लाख इस बच्ची के लिए नहीं दे सकते?
जिसको डेविल में सेंटनेस दिखती है। क्या तुम्हारे लिए पैसा किसी इंसानी जान से ज़्यादा अहम है? उसके अंदाज में से चैलेंज था। उमर अपनी ने जम गया था। वो रकम मेरा फ्यूचर है, मेरी पढ़ाई, मेरी सिक्योरिटी। मुझे आगे चलकर जाकर बहुत अच्छा कुछ करना है। महंगा कॉलेज, भारी फीसें वाली कोचिंग, अपनी वेसेल में ये सब कुछ कैसे करूँगा? मैं नहीं दे सकता। ये रकम आप समझने की कोशिश करें तो फिर ठीक है, इस बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दो। मेरे पास जब रकम आएगी तो इसका इलाज करवा लूँगा। तुम जाओ, कल तुम्हारे कॉलेज का पहले दिन है, आराम करो। ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं इनको देख लूँगा। वो मर भी गई तो क्या होगा? यहाँ एक और यतीम आ जाएगा। और कहकर दोबारा अपनी फाइल पे झुक गए थे। उमर ने एक लम्हा को सोचा, अगर वो ये रकम रख लेता तो उसकी ज़िंदगी बन जाती, और अगर वो ये रकम दे देता तो उसकी ज़िंदगी किसी की ज़िंदगी बच जाती। ज़िंदगी बनाना ज़्यादा अहम था या ज़िंदगी बचाना? उसके दिल से पूछा, और दिल में रहने वाले खुदा ने उससे फैसला करवा लिया था। हिलाया, मुझे इस बच्चे की सर्जरी इसी हफ्ते चाहिए, मैं रकम देने को तैयार हूँ। फैसला कुन लहजे में बोला, उन लोगों को जिंदा रहना चाहिए जो मीटिंग्स में अपने नाम के साथ सिर्फ डेविल लगाने से डरते हो। आखिरी में बात उसने दिल में कही थी। एक और बात वो उनको देखकर बोला था, आज आपने मेरे दिल में रहम डाला है और मैं इसके लिए आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। वो कहकर जाने को लिए रुका नहीं। मेराज की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। कल शाम चलेंगे, तुम्हारे मसले का सद-ए-बाब करेंगे। आखिर कब तक ये बगैर पहचान वाली ज़िंदगी गुजारोगे? वक्त पे कोर्ट आ जाना। ओके? उमर तेजी से मुड़ा था। हम क्या करने वाले हैं? क्या आपने मुझे पता लगाया? क्या आप में कोई प्लान है? कल क्यों अभी बात करते हैं ना? क्या करेंगे? हम कुछ बताए। वो उनकी मेज़ के करीब खड़ा बेकरारी से पूछ रहा था। मेराज ने एक जतानी नज़र अपनी घड़ी पर डाली थी और दूसरी उसके चेहरे पे। रात के 9 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं इस ताबेदार शौहर की तरह घर जाने के बजाय तुमसे बात करना क्यों पसंद करूँगा? जरा रोशनी डालोगे? उसके लहजे में वाजिह तंज था। उमर कसमसा कर रह गया। फिर एकदम जैसे ज़हन में कुछ क्लिक हुआ था। वैसे आपस की बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही, ज़ुबान की कड़वाहट में भी इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अपनी बीवी से कहे, आपकी चाय में चीनी की मात्रा ज़रा बढ़ा दे। दिन ब दिन करेले की तरह जहरीले होते जा रहे हैं। बूढ़े जज साहब, बूढ़े पे जोर देकर वो बोलकर हनूज सहम गया था। मेराज के साथ खड़े आदमी ने एक जोरदार कहकहा लगाया था, जबकि मेराज उमर के पीछे से चिल्लाए थे, मैं तुम्हें देख लूँगा जंगली लोमड़। उमर हाथ झुंझलाता बाहर निकल गया था। सर, आपने उससे झूठ क्यों कहा? नूरे बेटी और बाकी बच्चे के इलाज के लिए तो आपके दोस्त ने फंड्स दे दिए हैं, और कल तो वो और डॉक्टर नूरे की सर्जरी तारीख देने वाला नहीं। मेराज के सर दोबारा फाइल पे झुका लिया था। इसके अंदर इंसानियत की खातिर कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। पैसे से मोहब्बत एक तरफ, लेकिन तो ध्यान रहे कि वो पलड़ा इतना भारी नहीं हो जाए कि तुम्हारी इंसानियत का पलड़ा नीचे झुक जाए। इंसानियत जान हर चीज़ से ज़्यादा अहम होनी चाहिए। हर ताल्लुक, हर रिश्ता, हर चीज़ से बड़ी। वो कहता है, मैंने इसके दिल में रहम डाला है। मेरी इतनी औकात कहाँ? दिलों के फैसले अल्लाह करता है। मैंने बस उसको कुर्बानी देना सिखाया है। ये भी अल्लाह की तरफ से है। उसने मुझे तो बस वसीला बनाया है। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िद और अपनी अय्यासी के चक्कर में इंसानियत खो दे और मिट्टी का पुत बनकर रह जाए, और ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वो संजीदगी से कहकर सीधे हुए थे। तो क्या आप इसके पैसे वाकई ले लेंगे? मेराज ने हाथ उठाया। हंस ले ही ना, हंस ले ही ना लो। इसकी ब्लैकमेलर माँ को तो पता लग गया ना तो मेरी सारी जिंदगी पेशियाँ भुगतते गुजर जाएंगी। ना भाई, मैं बाज आया, इसके पैसों से वापस कर दूंगा। और कुछ वक्त बाद वो कुछ और भी कह रहे थे, लेकिन ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े उमर हयात के कान जैसे सुन्न हो गए थे। उसके दिल में रहम था। क्या वाकई था? 10 साल बाद वाले उमर हयात ने आंखें खोली तो सारे मंजर पानी के बुलबुले की तरह हवा में तहलील हो गए थे। कब्रिस्तान की साकत हुई हवा एक बार फिर चलने लगी थी। उसके पास अभी और भी गम थे। मौसिम फजर की अजान देकर सोए हुए को जगाकर, रोई आंखों को सफ़ाक पानी से धुलाकर, भटकते हुए कानों तक हक की आवाज़ पहुंचाकर अपने घर लौट गया था। ऐसे में सुल्तान मंजिल के कमरे में एसी की कूलिंग से यक पड़ते कमरे में वो भूरी आंखों वाली लड़की नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। धुंधले से अंधेरे में उसकी साफ रंगत दमक रही थी। वो दुआ मांग कर जैसे ही उठी, उसकी आंखों की पुतलियाँ एकदम साकत हो गई। जबान जैसे मफलूज हो गई। सामने ही बेड पर उसका भूरी आंखों वाला शोहर नरम सी नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कच्ची नींद से उठने की दास्तान रकम थी। बाल बिखरे हुए थे। मैंने आज नमाज पढ़ी है।
मैं रोज़ नहीं पढ़ती। वो हकलाने लगी थी। अच्छे लग रही हो। सफ़ीर ने नरम आवाज़ में उसको अपने हवास जाहिर करते महसूस हुए थे। ये जो दुपट्टा तुमने ले रखा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम नमाज़ पढ़ा करो और ऐसे ही दुपट्टा लिया करो, सूट करता है तुम पे। वो उसका चेहरे पर नज़र जमाए बोल रहा था, आपको आपको मेरी नमाज़ पढ़ने से कोई मसला नहीं है। मेहरमा को लगा था जैसे वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकेगी। सफ़ीर की आंखों में हैरत उभरी थी। मुझे नमाज से क्या मसला हो सकता है? वो भी तुम्हारी दीन हर इंसान का जाती मसला है। बल्कि मुझे तो नमाज पढ़ने वाली लड़कियां अच्छी लगती है। तुम आज मुझे ज़िंदगी में पहली बार सबसे अच्छी लगी हो। मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। मेहरमा ने अपने दिल पे हाथ रखा था। वो कितने दिनों बाद पहले वाला सफ़ीर लगा था। वही नरम लहजा, वही मुस्कुराहट। तुम आइंदा ऐसा करना, मेरे सामने नमाज पढ़ा करना। मैं तुम्हें देखता रहूँगा, अच्छा लगता है मुझे। और ऐसे दास्तान अंदाज में उसने आखिरी बार कब बात की थी? मेहरमा ने याद करना चाहा। उसकी आंखें बेइख्तियार भीगने लगी थी। ये शख्स उसके लिए क्या था? ये तो कोई उससे पूछता। आपको तो नमाज पढ़ने वाली लड़कियां नहीं पसंद थी। एसी की कूलिंग और ठंडे फर्श पे उसके नंगे पैर उसकी रीढ़ की हड्डी तक जमने लगी थी। सफ़ीर को इस टेम्परेचर की आदत थी, लेकिन उसे नहीं उसकी समातों में फरवा की आवाज़ गूंज रही थी कि वो चारों औरतों के दरमियान एक पार्टी में खड़े फ़ख्र से कह रही थी, मेरे सफ़ीर को तो ये 5 वक्त की नमाज और कुरान बस एक पाबंदी लगती है। बस वज़ू करके एक नमाज से दूसरी के इंतज़ार में बैठे रहो। अपनी कोई ज़िंदगी है या नहीं? वैसे दीन में इंसान के लिए अपने लिए भी कोई स्पेस होनी चाहिए। वोट से नहीं तो मुझे क्यों ऐसा लगेगा? सफ़ीर की आवाज़ इसको होश में लाई थी। आर यू सीरियस? मैं ऐसा क्यों कहूँगा कि ठीक है, नमाज़ नहीं पढ़ता, लेकिन जो पढ़ता है उसे क्यों बुरा समझूँगा? वो सख्त मुहज़्ज़िब हुआ। मेहरबानी के सीने में जैसे किसी ने घूंसा मारा हो। उसने इस शख्स के लिए खुदा को छोड़ दिया था। मुझे बस दो तरह की औरतें नहीं पसंद, एक बदकिरदार, दूसरी बुज़दिल। दोनों ही नस्ल ख़राब कर देती है। बदकिरदार औरत अपने सारे ख़ानदान को ज़लील करवाती है और बुज़दिल औरत अपने सारे ख़ानदान को बुज़दिल बनाती है। वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती और उसके देखा-देखी उसके बच्चे उसके साथी से भी उसी की तरह बनते जाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। उसने कहना जारी रखा, तुमसे शादी न करने की वजह भी यही थी कि तुम बुज़दिल हो। मैंने कभी तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेते नहीं देखा और हाले वो तुम्हारे बिल्कुल बरअक्स। वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन फिर भी मेरी गलत बात को गलत कहने का हौसला रखती थी। वो अपने से जुड़े रिश्तों के लिए भी स्टैंड लेती थी। बुज़दिल औरत से मर्द मोहब्बत कर सकता है, लेकिन बहादुर औरत से इश्क हो जाता है। मर्द कभी भी उस औरत का इतना नहीं होता जो उससे डरती हो, झिझकती हो, उसकी बातें भलाचू और चरा मान लेती हो। मर्द उस औरत का होता है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनवाना चाहती हो। जो मर्द गलत बात को गलत कहने का हौसला रखती हो, जिसकी जबान नहीं आंखें बात करती हो, ऐसी औरत मर्द को पागल कर देती है। मेहर चंद सानियों उसको देखती रही, फिर जब बोली तो उसकी आवाज़ के अंदेशे थे। क्या हालें ऐसी थी? वो ऐसी थी जो किसी मर्द को पागल कर दे। उसकी आवाज़ उसे खुद को बेगानी लगी। सफ़ीर गहरी सांस भरता कम्फर्ट खुद से हटाता उठ खड़ा हुआ था। अगर हाले बेवफा होती तो उसको सब माफ़ था। अब खुद अंदाज़ा लगा लो वो कैसी थी। मेहर के दिल को धक्का सा लगा था, जबकि वो बोल कर बाथरूम की जानिब बढ़ गया था कि दरवाजे पर का रुका। उसके सर में एक टीस सी उठी थी। वो चौखट को थामे सर पे हाथ रखे वहीं ठहर सा गया था। मेहर माँ जल्दी से उसके करीब पहुंची थी। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं ना? वो परेशान हुआ। ठीक थी। आपकी तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर को के पास चलते हैं। वो उसका बाजू पे हाथ रखे फिक्रमंदी से कह रही थी, पता नहीं क्या हुआ है, कल रात से यही हो रहा है। शायद ड्रिंक की वजह से। वो अब तक सर को हाथ में पकड़े खड़ा था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जितना हुआ इतना कम लगता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसने तफसीली जवाब दिया, आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर आपको मेरी कोई परवाह है या नहीं? क्यों मेरी कोई बात नहीं सुनते आप? वो बेबसी से फट पड़ी थी। सफ़ीर ने सुर्ख डोरों वाली आंखें उठाकर उसको देखा था। तुमने मेरी मोहब्बत हो और ने मेरे इश्क। तुम एक अनचाही बीवी हो और उन अनचाही बीवी को या तो गुजारे करने पड़ते हैं या फिर तलाक़ें लेनी पड़ती है। हम दोनों बातों में राज़ी है। तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो? उस के लहजे में तज़हीक थी। मेहर ने गीली आंखों उठाकर उसको देखा था। मेरा क्या कसूर है सफ़ीर? क्या आपसे मोहब्बत करने मेरा कसूर है? सफ़ीर ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया था। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मोहब्बत में लालची हो गई। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने अपनी बहन के मंगेतर से शादी कर ली। हाँ, ये जानते हुए कि किसी और से बेवफाई से डसा हुआ जख्मी मर्द है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम नीडी और डिस्परेट हो गई हो। तुम्हारे कसूर ये है कि तुमने हाले बनना चाहा।
अगर तुम मेहरमा बनती तो आज शायद मेरे दिल में कहीं न कहीं तुम्हारा कोई मुकाम होता, लेकिन मेहरमा तुमने अपनी इज़्ज़त नहीं की। तुमने किसी और को नकाब ओढ़कर मेरे दिल में दाखिल होना चाहा। तुमने हर चीज़ को हाले के अंदाज से जोड़ लिया था। तुम मुझे बार-बार शराब छोड़ने का कहती हो। क्या तुम्हें वाक़ई लगा मैं सिर्फ़ कहने से छोड़ दूँगा? क्या तुम्हारे पास हाले जैसा टॉकिंग पावर है? क्या हो तुम? क्या तुम कभी अपनी कोई बात मनवा सकी हो? तुम हाले बनना चाहती हो। मैं पहले दिन से समझ गया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। मुझे लगा शायद तुम एक दिन अपनी जगह पे आ जाओगी, लेकिन नहीं। मेहर, तुम जैसी डेढ़ घटिया और मोहब्बत की लालची लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। तुम चाहती हो कि जिनसे तुम मोहब्बत करती हो वो बस तुम्हारे साथ रहे, चाहे तुम्हें मारे, चाहे तुमसे प्यार करे, चाहे जलील करे, चाहे इज़्ज़त दे, बस वो साथ रहे। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम ग्रेसलेस हो और मुझे ऐसी औरतों से नफ़रत है। अगर मेरी नज़रों से मेरे करीब रहना रहना है तो हारे सुल्तान का लेज़र वर्ज़न बनना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो सख्त लहज़े में कहता अंदर चला गया था। पीछे मेहरमा का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने सफ़ेद पैंट फेर दिया हो। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी थी। वो जिस शख्स के लिए सारी दुनिया छोड़ आई थी, वो जिसके लिए करियर छोड़ा, खुद को बेमोल किया और जिसके लिए खुदा छोड़ा, वो शख्स उसे छोड़ने की बात कर रहा था, वो भी इतनी आसानी से। आज उसे अंदाज़ा हुआ था रियाज़तों का सिला सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत से मिलता है। बंदे कब और कहाँ 2 कौड़ी का कर दे, इनका क्या भरोसा। अपने घर में बनी शाहाना तर्ज के जिम में इस वक्त शाहिद हुसैन ट्रैक सूट पहने ट्रेडमिल पर भागते नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर पसीने के तर थे, सुरमई आंखों में सोच की परछाई थी। इसी वक्त उन्हीं की तरह की सुरमई आंखों वाला एक लड़का दरवाज़ा खोलता अंदर आया। पास खड़े मुलाजिम को हाथ के जाने से इशारा किया, साथ ही उसके हाथ से टॉवल लिया और पानी की बोतल लेकर अपने हाथ में पकड़ लिया। मुलाजिम सर हिलाता आगे बढ़ गया था। शाहिद हुसैन कान में लगे नन्हे आले की मदद से से कॉल के ऊपर बात करने में मशरूफ़ थे। अलबत्ता उसकी मौजूदगी महसूस कर चुके थे। कान में लगा नन्हा आला निकाला, मोबाइल का बटन दबाकर कॉल डिस्कनेक्ट की और उसके बाद ट्रेडमिल पर भागती ज़मीन को एक बटन से दबाकर कदमों को नीचे ज़मीन की जैसे रुक सी गई थी। हारून बगैर कुछ कहे उनके पीछे खड़ा रहा। शाहिद जैसे ही मुड़कर नीचे उतरे, हारून ने सफ़ेद बेदाग टॉवल उनके आगे किया और जिसे उन्होंने बगैर कुछ कहे थाम लिया और अपने चेहरे और गर्दन पर पसीना साफ करने लगे। आपने ये काम तलाश लिया है, वो टॉवल उसको थमाते हुए बोले थे, और अगर कर लिया है तो याद रखो, इस तनख्वाह से तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा। हारून के ने मुस्कुराहट जब्त की थी। मैं अगर ये काम करूँगा तो किसी खूबसूरत लड़की के लिए आप जैसे उम्र रसीद आदमी बोलते बहुत है और मुझे सुनने की आदत बहुत कम है। वो उनके करीब झुक कर कह रहा था, इन बूढ़े हाथों में अब भी इतनी ताकत है कि तुम्हारी हड्डी पसली एक कर सकूं। फिर क्या इरादा है हारून साहब? बोलते हुए उन्होंने हारून के हाथ से पानी की बोतल ले ली थी और आगे बढ़ गए थे। हारून ने मुंह के जावे बिगाड़े। अच्छा छोड़े ये सब, मुझे बात करनी है आपसे। उनके पीछे जाते हुए बोला था, अभी 7:30 बजे है, मैं फ्रेश होने का वक्त है। फिक्स 8 बजे मैं नाश्ता करूंगा और 8:30 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं हो। मैं वो अपने मोबाइल को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हारून उनके पीछे पीछे था। यार पापा रुक जाए, बात तो सुन ले। जानता हूँ ऑफिस में बहुत काम है, आपका मुंतज़िर है। बस चंद झूठ ही तो है। शाहिद हुसैन की घूरती आंखों ने उसकी जुबान को ब्रेक लगाया था। मतलब चंद सच ही तो बोलने हैं। मैं जानता हूँ आपके कितने सच्चे हैं, बस वो तो मेरे मुंह से निकल गया है। वो संभल गया था। इन झूठों के मुझे पैसे मिलते हैं, वही पैसे जिनसे तुम्हारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। कहो तो झूठ बोलना छोड़ दो, फिर इस शाही घर को, अपने खर्चों को तुम संभाल लेना। उनके लहजे में वाजे तंज था। हारून तिल मिला कर रह गया। हाँ ठीक है, मैं नहीं कमाता, लेकिन ये कल से आए कुछ ज़्यादा ताने नहीं दे रहे। वो जले कटे लहजे में कह रहा था, तो कमा कर दिखा दो। उन्होंने तुर्की बात तुर्की कहा था। हारून ने गहरी सांस भरकर कंधे ढीले छोड़ दिए थे। आपको पता है सौ के कितने स्टेटिस होते हैं? हारून ने उनके ऐन अकब में खड़े होकर संजीदा आवाज में पूछा था। शाही ठहर गए थे। मुड़कर हारून को देखा। आंखों में इस्तेजाब उभरा था। इनकार, गुस्सा, बोरिंग, डिप्रेशन, कबूलियत। उन्होंने शौक के सारे मरहलात दोहराए थे। चेहरे पे अब भी नासमझी का तासुर था। हारून ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। सही कहा आप
पापा ये बताएं, रुस्तम की मौत को आपने आज तक कबूल क्यों नहीं किया? उसके लहजे नॉर्मल था। शाहिद के चेहरे का रंग एकदम तब्दील हुआ था। क्या बकवास है ये? मैंने कबूल कर चुका हूँ। मुझे पता है वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। मैं मान चुका हूँ। एक तूफान आया और मेरी सबसे कीमती चीज़ ले गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसके लहजे में दबा दबा गुस्सा। हारून 2 कदम आगे आया, उनकी आंखों में देखा और कहना शुरू किया, शौक के आखिरी मरहले। कबूलियत के दो मराहिल होते हैं। पहला, आप मान लेते हैं जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया वो चला गया और अब वापस नहीं आएगा और आप उसके बगैर जीने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आप मान लेते हैं जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया वो अब नहीं आएगा। और शाहिद सांस रोक कर उसे सुन रहे थे। जमखाने में हारून की आवाज़ गूंज रही थी और आप उसको किसी और में ढूंढना शुरू कर देते हैं। किसी और में उसका अक्स परछाई उसकी सभी ढूंढने लगते हैं, जिस तरह आपने रुस्तम के बाद मुझ में ढूंढी। शाहिद को लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा हो। वो गूंगे हो गए थे, जबान तालू से चिपक गई। ये कैसा नकाब था जो आज उतरा था? वो कुछ कहना चाहते थे, हारून की बात झुठलाना चाहते थे, या फिर कम से कम उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। वो लट्ठे मानी सफ़ेद चेहरा लिए उसे बोलता हुए सुनते रहे। आपने हारून को रुस्तम बनाना चाहा, हालांकि ये ऐसा था जैसे ज़मीन को आसमान से मिलाना हो। वो अच्छा था ने बुरा। हम बस मुख्तलिफ थे। पे हम कभी एक नहीं हो सकते। ने वो हारून बन सकता था, न मैं रुस्तम। उसे अल्लाह ने अपनी बातों और जहानत से लोगों के दिल जीतने भेजा था और मुझे किसी की न जिंदगियों में रंग भरने। सिर्फ इतनी सी ही बात थी और आप समझ ही नहीं सके। उसके लहजे में तंज नहीं था, आवाज़ भी बुलंद नहीं थी। वो बस बता रहा था शाहिद को अपने पैरों में खड़े होना मुश्किल होगा। उसके हो गया मुश्किल लगा। उसके जाने के बाद आपने मुझसे वही सब एक्सपेक्ट किया जो रुस्तम करता था। ग्रेड्स को लेकर आप कपड़ों को तक बदलने को लेकर खाने पीने हंसने बोलने तक आपने हर जगह मुझे उसके जैसा बनाना चाहा और मैंने कोशिश की। खुद की कसम, मैंने कोशिश की। आई ट्राइड मी बेस्ट। उसने गर्दन झुका ली। लेकिन मैं उसके जैसा नहीं बन सका यार। उसके जैसा नहीं हूँ। मैं हारून हूँ और मुझे रंगों के लिए बनाया गया है। आई एम सॉरी। मैं वो नहीं कर सका जो आप कहना चाहते हैं। मैंने आपका फेवरेट बेटा मार दिया। आई एम सॉरी। शाहिद खामोश हो गए, कुछ नहीं कह सके। क्या उसके पास कहने को कुछ था? काफ़ी देर बाद हारून ने गर्दन उठाई थी। शाहिद की वीरान आंखों में देखा और वे मैं अपने लिए खुद को से फैसला लेना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में अगर पछताऊँ तो वो मेरा अकेले का पछतावा हो। उसका लहजा अब भी संजीदा था। शाहिद उसको देखते हुए नीचे बिछे हुए रग पर बैठ गए। हारून भी उनके साथ बैठ गया, टांगों समेट कर। लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। मेरी सारी ज़िंदगी प्लान शुदा थी। पहले हाले और मैं हमारी ज़िंदगी हम कोई रेस्टोरेंट खोल लेते या कुछ और कर लेते, लेकिन जो भी होता हम साथ होते। आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था शाहिद बगैर कुछ सुने। उसे सुन रहा था। 24 साल की सारी ज़िंदगी प्लानिंग अब एकदम जैसे ख़त्म हो गई। अगले 24 साल के प्लानिंग के लिए 24 दिन तो चाहिए हो गए ना। उसने जैसे ताई चाहिए हाल में मेरी सारी ज़िंदगी को डोमिनेट करती है। वो चली गई। पापा आप सोचे तो सही, हारून हाले के बगैर रह रहा है। ये क्या किसी मोजिज़े से कम है? मैं आज भी उतनी ही तकलीफ में हूँ जितनी उस दिन सफ़ीर के प्रपोजल वाले दिन से। बस फ़र्क ये है कि अब हारून शाहिद बावकार है और वो गम के इश्तिहार नहीं लगता। अब वो खुद को इस गम का आदी बना रहा है। मैंने आज तक अपनी एक शर्ट लेने का फैसला भी नहीं किया। आप प्रोफेशन से बात करते हैं। हाँ मैं ले लूँगा फैसला, लेकिन बस थोड़ा वक्त दे। और बल्कि शायद मैं फैसला ले चुका हूँ। आपको बताने का वक्त लगेगा। और शादी क्या? तुम सारी ज़िंदगी शादी नहीं करोगे। उनके जैसे एक ही खौफ लाहक था। हारून ने उनकी आंखों में देखा। चंद लम्हे गुजरे, उसके बाद उसने कहना शुरू किया, मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता। पता शादी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ज़िंदगी नहीं। अगर आपको लगता है कोई लड़की आकर अचानक से मेरे सारे गम समेट लेगी और हारून हाले के भूल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो मेरे साथ इसी तरह है जैसे जिस्म में खून, और मुझे अपने गम से निकलने के लिए किसी तीसरी की ज़रूरत नहीं है। मैं सरवाइव हूँ, अपना मसीहा हूँ, मैं झेल लूँगा। उनके लहजे में अज़्म था। क्या तुम अब भी हाले को याद करते हो? उसकी शादी हो गई हारून, अब बस कर दो। कुछ लोग हमारे लिए नहीं होते, उनकी ज़िंदगी से चले जाना कोई सजा या बदकिस्मती नहीं होता। ये बस तब तय होता है। तुम इस हकीकत को कबूल कर लो बेटे। मैं कर चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट गया है। उसके लहजे में गम था। इसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है।
वे वाक़ई एक ताल्लुक़ नहीं था जिसे भूल जाऊँ। मैंने हाले के अलावा कोई दोस्त नहीं बनाई, मैंने इसके अलावा कोई राज़दार नहीं बनाया, इसके अलावा कोई फ़ैमिली नहीं देखी। वे मेरे लिए ऑल इन वन थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका जोग लेकर बैठ जाऊँगा या उसके गम में सर में मिट्टी डालूँगा। मैंने इस चीज़ों से काफ़ी आगे आ गया हूँ। मेरा रिमोट अब मेरे हाथ में है। लेकिन वे रोता था। आँखों में करब उतर आया था, उसके चेहरे में अज़ियत थी, तासुरात थे, लेकिन मैं इस से दूर नहीं जा सकता। मेरे लिए नामुमकिन है, वे ज़रूरी है। साँस लेना जितनी ज़रूरी है वे भी इतनी ही ज़रूरी है। वे बेबसी से बोला था। शाहिद बस उसको देखता रह गया। रुस्तम के बाद आपने मुझे कबूल कर लिया, सोसाइटी ने नहीं किया। स्कूल में कोई बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता था। इसके लहज़े में, उसकी आँखों में एक ऐसी अज़ियत थी कि किसी का भी दिल फट जाए। कोई बच्चा मुझसे बात नहीं करता था। सारे दोस्त जब रिश्ते इस के बाद ख़त्म हो गए थे। और बाकी रहा कौन? हाले। शाहिद इतनी हल्की आवाज़ में बोले थे कि बामुश्किल खुद सुन सके। हारून ने सर हिलाया, अंदाज में शिकस्त खुदकुशी थी। बिल्कुल, बाकी रह गई हाले, बस हाले थी। इसके बाप ने उसे मुझसे मिलने से नहीं रोका। स्कूल के बाद कॉलेज आया, वहीं सब दोस्त और वहीं सर्कल। कॉलेज में फिर से मुझे बुली करते थे। पापा हारून की आंखों में सुर्खी उतर आई, जिसे बहुत मुश्किल से जब्त किया हो। रुस्तम का कातिल कहते थे। यह बात उन चंद बच्चों ने पूरे कॉलेज में फैला दी थी और हारून एक बार फिर अकेला हो गया। और फिर इसके लिए कौन आया? उसने सवाल किया था, शायद नहीं किया। सवाल वे होते हैं जिनके के लिए मुंतज़िर रहा जाए। यहाँ बैठे दोनों मर्द जवाब जानते थे। मेरे लिए फिर से हाले आई और वे मेरे लिए हर बार आई। उसने उन लड़कों से बात की, आप जानते हैं ना वे कैसे बात करती है? हारून ने उनको देख कर पूछा और फिर दोनों एक साथ हंस दिए। और वे मेरे लिए हर बार आती थी। जब अब मैं इसके लिए कैसे ना आऊँ? वे मेरे बुरे वक्त में साथ थी, मैं उसके कैसे छोड़ूँ? उसने मेरे अंधेरे में रोशनी का किरदार अदा किया है। मैं उसके अंधेरे में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, सब कुछ, उसकी शादी, उसका किसी और के साथ खुश रहना। लेकिन एक चीज़ हारून शाहिद, बस एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाले की नफ़रत, हाले की बेरुखी और उसका हारून के लिए अजनबी हो जाना। मैं ये नहीं सह सकता। उसने ज़ोर-ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया था, जैसे वे खुद को यकीन दिला रहा था कि वे ये सब नहीं कर सकता। शाहिद ने चंद सनियों उसको अजीब सी नज़रों से देखा था, जैसे यकीन करना चाहते हो कि ये वही हारून है जो हाले के नज़दीक हवा को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम बदल कैसे गए हारून? वे उसके चेहरे पर नज़रें जमाए उससे पूछ रहे थे। तुम तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अपनी चीज़ें देना तो तुम्हें कभी सीखा ही नहीं था। और तुम हाले की कुर्बानी देने को कैसे तैयार हो गए? कोई एक बात इंसान को कैसे बदल सकता है? शाहिद हुसैन की आंखों में लातादाद सवाल थे। उनके लहजे में शबहात थे। हारून ने नज़रें उठाकर उनको देखा था। क्या आप की ज़िंदगी में कभी फ़जर के जगाने जैसा लम्हा आया हो? शाहिद की आंखों में तहय्युर उतरा था। फ़जर में जगाने जैसा लम्हा? हारून ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, फ़जर में जगाने जैसा लम्हा। क्या आपने कभी नोट किया है, जब फ़जर की अजान होती है और जब कभी अलार्म या अजान की आवाज़ से हमारी आँख खुलती है तो हम उठ बैठते हैं। वे लम्हा कैसा होता है? वे पूछ रहा था। शाहिद हुसैन ने बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाया था। हारून मुस्कुराया। वे जगाने का लम्हा होता है। एक लम्हा, बस एक लम्हा। अगर आँखों की ज़बरदस्ती खोला रहने दिया, अगर एक लम्हे में बिस्तर से उठकर बैठ गए, अगर एक लम्हे में हक़ की आवाज़ पे लब्बैक कह दिया तो फ़जर मिल जाती है, वरना अगले ही लम्हे एक गहरी और गफ़लत भरी नींद आप पे तारी हो जाती है। जागना इस एक लम्हे में होता है, वरना फ़जर क़ज़ा हो जाती है। क्या आप कभी दूसरे लम्हे में जागे हैं? कोई नहीं जागा होगा, कोई भी नहीं। और अगर कोई दूसरी सदा पे जागा भी होगा तो उसने या तो कज़ा पढ़ी होगी या फिर नमाज में वे सुकून मिला ही नहीं होगा। शाहिद ने हैरत से हारून को देखा था। बात कुछ उनकी समझ में आने लगी थी। उनका बेटा क्या कहे जा रहा है? एक बात या एक वाक़या इंसान को नहीं बदलता, इंसान खुद अपने आप को बदलता है। हर इंसान की ज़िंदगी में उसको इस के ख्वाब से जगाने के लिए एक लम्हा आता है। कोई जाग जाता है और कोई आंखें बंद कर लेता है। जो जाग जाता है उस पे अल्लाह अपना करम करता है और आसानियाँ पैदा कर देता है, और जो सो जाता है उसकी फ़जर क़ज़ा हो जाती है। मैंने नींद को भगाकर, सुस्ती से जान छुड़ाकर ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोल ली और मुझे फ़जर मिल गई। पापा, ये मैंने नहीं किया, ये हाले ने भी नहीं किया, ये अल्लाह ने किया। और इसलिए
किया क्योंकि शायद दूर कहीं मैं यही चाहता था। उसने आंखें खुलवा दी क्योंकि मैं इन पे लगी पट्टी में अब दुनिया अंधेरे लगने लगी थी। उसने मेरी अंधेरी दुनिया में रंगीन करने के लिए मेरे हाथों में रंग दे दिए हैं और अब लगता है जैसे मैं इन रंगों को छोड़ ही नहीं सकता। ये रंग मेरा इश्क है, मैं हुनर, मेरा काम। आपने मुझसे फैसला करने को कहा था, मैं ना मेरा फैसला मेरे रंग है। अब हारून शाहिद रंगों के बगैर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे जान गया हूँ। यही मेरा असल है, यही मेरा एक्सीलेंट और यही मरहम। वे बोलकर मुस्कुराया था, नम होती आंखों को हथेली की पुष्ट से रगड़कर साफ किया था। शाहिद एकटुक उसे देखे गए बगैर पलक झपके। हारून, क्या तुम्हें लगता है हाले और तुम्हारा ताल्लुक दोबारा से वैसा हो सकता है? उसने नफी में सर हिलाया था। मुझे वैसा ताल्लुक चाहिए भी नहीं पापा। मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे चीज़ें रिसाइकिल करनी आती है। हमारे ताल्लुक को भी रिसाइलिंग की ज़रूरत है। हमारे पिछले ताल्लुक में हारून कमज़ोर था, दबता था। शाहिद ने ताज्जुब से दोहराया था, क्या हाले टॉक्सिक थी? उनके लहजे में बेशुमार हैरत और हारून ने सर हिलाया। हाँ, हाले टॉक्सिक थी, मेरे मामले में वो टॉक्सिक थी। उसने एतराफ़ किया था, दोस्ती में बराबरी होनी चाहिए, हमारे ताल्लुक में नहीं थी। यहाँ वे मलिका थी और मैं गुलाम। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी और उसकी बातें हरफ़े आखिर। मेरी राय नहीं सुनी जाती थी और उसके मशवरे सही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसे अपना रवैया बदलना होगा। ये कैसे हो सकता है? हाले टॉक्सिक कैसे हो सकती है? वे अब भी सख्त मुअज़्ज़ब थे और बिलफ़र्ज़ अगर वे है भी तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वे ठीक हो सकती है? टॉक्सिक लोग कभी ठीक नहीं होते, उनके लहज़े में हज़ार अंदेशे हैं। हारून मुस्कुराया था, उसकी सुरमई आंखें उसके साथ मुस्कुराई थी। टॉक्सिक लोग दो तरह के होते हैं, उनकी उंगलियों पर गिनवाया। पहले वो जिनको पता होता है कि वो टॉक्सिक है, उनका रवैया गलत है, वे लोगों को हर्ट कर रहे हैं, उनके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन वे ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं होते। वे अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं होते। वे अपने इस अमल को जस्टिफाई नहीं करते रहते हैं, यहाँ तक कि वे अपने से जुड़े ताल्लुकात को भी खो देते हैं। दूसरे वे जो टॉक्सिक होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता क्योंकि उनको कभी इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया जाता। वे अपने रवैये से वाकिफ़ नहीं होते। उनको लगता है जो है जैसा है ठीक है, लोग उनकी मान रहे हैं, ठीक है। वे मज़ाक के नाम पर लोगों को ज़लील कर रहे हैं, ठीक है। उनकी बातों से किसी का दिल दुख रहा है लेकिन उन्होंने तो भलाई की बात की, ठीक है। कोई उनको ये नहीं बताता कि मज़ाक करने और मज़ाक उड़ाने में फ़र्क होता है। कोई उनको ये नहीं बताता कि नसीहत करने और दिल दुखाने में फ़र्क होता है। और एक दिन जब उन्हें पता लगता है तो पहले वे शॉक्ड होते हैं, फिर इनकार करते हैं, फिर शर्मिंदा और आखिर में वे मान लेते हैं। वे मान लेते हैं कि वे गलत थे और वे अपना रवैया दुरुस्त कर लेते हैं और रिश्ते बचा लेते हैं। ऐसे लोग नॉर्मल होते हैं। वे सांस लेते हुए रुका था, हाले भी ऐसी ही है। मुझे यकीन है जब मैं उसे एहसास दिलाऊंगा वो खुद को दुरुस्त कर लेगी क्योंकि अब हारून को बराबरी चाहिए, क्योंकि अब हारून फजर के अजान में होने वाली पहली सदा पे जाग गया। शाहिद उसको देखकर मुस्कुराए। हारून को खौफ जैसे दूर हो गई थी। तुम्हें लगता है पेंटिंग तुम्हारे खर्चे झेल सकेगी? क्या तुम इस कमाई से ज़िंदगी गुजार सकोगे? वे जैसे उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। हारून ने उनको नहीं देखा था। वे गर्दन तिरछी किए दूसरी जानिब देखने लगा। मुझे अपनी शाहीना ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए कुछ और भी करना होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी का क्या करूँगा जिसमें खुशी और सुकून ही ना हो? रंग मुझे खुशी देते हैं, मेरा गम मेरे खौफ तो दूर कर देते हैं। मैं उनको दरमियान रहता हूँ तो याद रहता है कि मैं हारून शाहिद हूँ और मेरे हाथों में अल्लाह ने रंगों से दुनिया बनाने का हुनर रखा है। आज तक मैं इन रंगों को भागता रहा लेकिन अब एहसास हुआ है ये सारी खुशी तो इन्हीं में थी। अल्लाह ने मेरा दिल तो इन्हीं के ज़रिए जोड़ना है। अब मेरा असल तो यही थे। और जब इंसान अपने असल की तरफ लौट आता है तो वापसी नहीं होती। मैं अब खुश हूँ। मेरा दिल टूटा हुआ है लेकिन मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं टूटी हुई चीज़ों को जोड़ते जोड़ते एक दिन इस असल आर्टिस्ट उंगली आसमान की जानिब उठाई। इससे अपना दिल भी जुड़वा लूँगा। आप फ़िक्र न करें। अब हारून अपने असल के साथ खुश है। वह उठ खड़ा हुआ था, छोटी हथेली अपने बाप के सामने फैलाई थी। और अगर कोई कमी हुई तो आपके बैंक अकाउंट है ही। आखिर में उसका लहजा हल्का फुल्का हो गया था। शाहिद हुसैन हंसते हुए खड़े हो गए थे। अब वे दोनों बाहर जा रहे थे, शायद एक अच्छा नाश्ता या फिर एक अच्छी वॉक, लेकिन सबसे अहम एक अच्छी ज़िंदगी। इसी खुशगवार सुबह में जब शाहिद हुसैन और हारून को अपने घर के जिम खाने में छोड़कर अगर हम एक छोटे से पार्क में जाए तो वहाँ हमें कुछ लोग ट्रैक पे जाते वर्जिश करते दिखाई देते हैं, लंबी सी वॉक कर रहे होंगे और कुछ घास बेच कर बैठे सुबह को खुशामदीद कर रहे होंगे। ऐसे में पार्क के दाखिली दरवाजे में 16 साल लड़का अपने हाथ में एक आला नस्ल भूरे रंग के कुत्ते का पट्टा थामे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आ रहा था। कुत्ता बार बार उछल उछल कर उसे कदम
के बराबर आने की कोशिश करता। वह लड़का खिलखिलाकर हंसने लगता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की शरारत देखकर हंसती है। जरा सा फासला तय करने के बाद वे रुक जाता और अपने हाथ में पकड़ी सुर्ख बॉल को दूर उछाल देता। फिर अपने कुत्ते को पट्टे को जरा सा ढीला कर देता। फिर फौरन उछलता जाता और बॉल अपने मुंह में लिए वापस आ जाता। बदले में उसका मालिक उसके सर पर हाथ फेर देता और वे आला नस्ल कुत्ता जैसे अंदर तक शांत हो जाता। बहुत टैलेंटेड कुत्ता है तुम्हारा। अपने अकब से आती आवाज़ पर वे बुरी तरह ठिठका। उसने मुड़कर देखा तो सामने ही सुरमई ट्रैक सूट में मबलूस पसीने में नहाया हुआ उमर हयात खड़ा हुआ था। वह शायद जोकिंग कर रहा था। उसकी सियाह आंखें चमक रही थी और लब हल्की सी मुस्कुराहट से ढले थे। उसको इस तरह मुस्कुराते और अपने करीब देखकर हसन के जिस्म में सारे आसाब तन गए। पहली बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? और दूसरी बात, ये कुत्ता नहीं ब्रानो है, मेरा बेटा। आइंदा इसको कुत्ता कहने की जरूरत न करना। उसने उंगली उठाकर तस्बीह की थी। उमर ने ओह के अंदाज में आईब्रो सिकोड़ी थी। ब्रानो तो इसका नाम है ना, रहेगा तो कुत्ता ही। अब मेरा नाम उमर हयात है तो क्या मेरी जीन्स बदल जाएगी? मैं इंसान ही नहीं रहूँगा क्या? मैं मुस्कुराहट दबा पूछ रहा था। हल्की हल्की हवा में अब उसका पसीना खुश्क होने लगा था। हसन ने दांत पर दांत जमाकर जब्त किया। और मुझे तुम्हारी असल देखने का कोई शौक नहीं है, मेरे सामने मत आया करो, वे बोला कर आगे बढ़ने लगा। उमर ने उसके कदम उसके साथ जोड़ लिए। तो मत देखो मेरी शक्ल, बस आवाज़ सुन लेना। तुम्हारे बाबा मेरी आवाज़ के मुद्दा थे और यकीन करो मेरी आवाज़ बड़ी दिलकश है। उसका लहजा अब भी गहरा और संजीदा था। हसन रुक गया और भूरे बालों वाला कुत्ता भी उसके साथ ही रुका था, लेकिन अब उसके अंदाज में बेजारी थी। वे बार बार दम हिला रहा था, कदम आगे बढ़ रहा था, जैसे यहाँ से जाने की जल्दी हो। वे अपने मालिक के साथ जिस खेल में महजूज हो रहा था, इस उम्र ने उसका सारा मज़ा खराब कर दिया था। आखिर तुम चाहते क्या हो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? मेरे बाप और बहन तो छीन लिए तुमने, अब क्या चाहते हो? उसका लहजा में गुस्से के साथ साथ तंज भी था। उमर की आंखें सपाट हो गई थी। बात करना चाहता हूँ तुमसे और तुम्हारे कुछ सवालात के जवाब है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन मेरी बात नहीं सुन रही क्योंकि वह विक्टिम है। मुझे यकीन है तुम ज़रूर सुनना चाहोगे। मैं तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं करूँगा। फिर मेरे साथ अपना वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा? मेरे पास सबूत है हसन, मैं बेकसूर हूँ और मैं ये साबित करना चाहता हूँ। बगैर सबूत के तो दुनिया की कोई अदालत सज़ा नहीं दे सकती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। इसके बाद अगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहोगे तो उमर हयात कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। हसन चंद लम्हे मशकूक नज़रों से उसको देखता रहा। तो तने आसाब जरा ढीले हुए थे। 5 मिनट और इसके बाद वे कभी इसके सामने नहीं आएगा। आखिरी नहीं थी। 5 मिनट में से इसके एक एक सेकंड कम ने 1 सेकंड ज़्यादा साबित करो। उमर वे रूखे लहजे में कहता, ब्रानो का पट्टा थामे सामने रखी बेंच की तरफ बढ़ गया था। चंद लम्हे बाद वे दोनों एक दरख्त के साए में रखी बेंच पर बैठ गए थे। ब्रानो पाक ही सुर्ख बाल से खेल रहा था। उमर के हाथ में उसका मोबाइल था और उस पर चलती 25 अप्रैल की रात वाली फुटेज। हसन आंखें सिकोड़े स्क्रीन के चलते मुनाजिर देख रहा था। गाड़ी में सामान रखवाता उमर और फिर कॉल करता। उमर हसन ने वक्त देखा। ये वही वक्त था जब हालिक अगवा हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वे अंदर चला गया और उसका ड्राइवर गाड़ी निकाल कर ले गया। हसन का सांस तक रुक गया था। वो सच्चा था। अब स्क्रीन पर थोड़ी देर बाद का मंजर दौड़ आया था। उस्मान गाड़ी लेकर आया था और वापस अपने कन्वर्टर की जानिब बढ़ गया था। उमर ने स्किप करके उसको सारी रात की फुटेज दिखाई थी। हसन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। अब स्क्रीन पर सुबह सवेरे का मंजर था। मुंदी मुंदी आंखों से गाड़ी की तरफ आता उमर हयात। थोड़ी देर बाद गाड़ी खुली और उससे बाहर निकलती हाले सुल्तान। उसका हुलिया बिखरा हुआ था। वो बहुत बुरी तरह उमर के सीने पर थप्पड़ मारे जा रही थी। हसन के दिल को कुछ हुआ था। वो उसकी बहन थी और क्या कुछ झेल चुकी थी। और बस यहाँ उमर के मोबाइल की स्क्रीन तारीख हो गई। एक फिल्म थी जो अंतराल में ही ख़त्म हो गई थी। अब क्या कहना चाहोगे? उसने संजीदगी से पूछा था। ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उसने कहना शुरू किया। तुम अगवा के लिए वक्त जिस आदमी से बात कर रहे थे, मुझे क्या पता वे कौन था? क्या पता तुमने अपने लोग भेजकर हाले को अगवा करवाया हो? और क्या पता तुम्हारा ड्राइवर भी इस सब में शामिल हो? मैं जानता हूँ हाले ने वीडियो देखने के बाद तुमसे ये सब नहीं कहा होगा क्योंकि वे विक्टिम है और विक्टिम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखते। लेकिन मैं इंसान मैं इसने उंगली ने
उंगली से सीने पर दस्तक दी। मैं विक्टिम की फैमिली हूँ और विक्टिम की फैमिली वह सब देख सकती है जो कोई और नहीं देख सकता। सो तुम उमर हयात, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो साबित करो, कोई ऐसा सबूत लाओ जिस पर यकीन आ सके। मुझे बच्चा मत समझो, बल्कि तुम मुझे कोई आम बच्चा मत समझो। मेरा बाप जज था। उनकी अदालत में हज़ार ऐसे केसेस आते थे और वे जिन जिन मुकदमों में फैसले सुनाते थे, मैं घर में उन किस्सों की रुदाद बड़े शौक से सुनता था। वे संजीदगी से बोल रहा था और उमर खामोशी से उसको सुन रहा था। मैंने अपनी आंखों से अपने सामने कई कत्ल वाले मुजरिम देखे थे। मैंने कई इश्तहारी, कई गुंडे मवाली देखे थे। मैंने तुम्हारी लाए हुए सबूतों जैसे बेबुनियाद और फिजूल सबूतों के साथ साथ ऐसे ठोस सबूत भी देखे थे जिनसे 8 कत्ल करने वाला मुजरिम भी रिहा हो जाए। मेरे लिए ये सूरत हाल नई नहीं है और न ही मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जो इन फजूल सबूतों पर यकीन कर लूँगा। तो मुजरिम लाओ या फिर सबूत। अब इसके पहले मेरे सामने मत आना। उसका लहज़ा बेनियाज उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ओके, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलते रहना होगा 1 हफ्ते के लिए। मैं हर दिन एक नया सबूत लाऊंगा। तुम यकीन करवा देना करो, बस देख लिया करना और जब तुम्हारा दिल चाहे मेरे हक में फैसला सुना देना। ऐसा कभी नहीं होगा। हसन ने उसकी बात काटी। उमर ने कहना जारी रखा, और अगर मेरे लाए हुए किसी भी सबूत पर यकीन न आए तो मैं आइंदा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। डील। उसने बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। हसन ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और फिर उसके जड़े हुए हाथ को और फिर अगली नज़र उसके पैरों पर टिकी। यहाँ उसकी आंखों की पुतलियाँ ठहर गई थी। उसके पैरों में सफ़ेद जोगर्स थे। उनकी चमक इस बात की गवाह थी कि आज उसका फर्स्ट वियर है। ये जूते, ये ब्रारो की नई कलेक्शन है ना? इस फरवरी में रिलीज़ हुई है ये कलेक्शन है ना? वो उसके जूतों का 27 से देखते हुए कह रहा था, अलबत्ता अंदाज में। या चेहरे पर कोई हसद नहीं था। अगर कुछ था तो बस 27। उमर ने एक नज़र अपने बेदाग सफ़ेद जोगर्स को देखा, फिर नज़र उठाकर हसन की जानिब देखा। हाँ, ये वही है। 8 लाख यही कीमत है ना इनकी? वो अब भी उनके जूतों को देख रहा था। उमर ने इस बात में सर हिलाया। इतने महंगे कि इनको पहनते हुए भी डरता हूँ कहीं से कोई टाँका ना इधर-उधर हो जाए। वो मुस्कुराकर बोला था। हसन मुस्कुरा भी न सका। उसकी नज़र अब उमर के हाथ पे बंधी रिस्ट वॉच पे थी। तुम्हारी तनख्वाह इतनी तो नहीं कि तुम इतने महंगे जूते अफ़ोर्ड कर सको, और तुम हाथ में जो घड़ी है 6 लाख की है। तुम इन्हें अपनी तनख्वाह से नहीं ले सकते। क्या तुम रिश्वत लेते हो? वो उसकी आंखों में देखता संजीदगी से पूछ रहा था। उमर ने कान सुर्ख हो गए थे। वो चेहरे का रंग बदल गया था। बच्चे, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर इतने पर्सनल अटैक करो। मेरी जॉब, मेरा काम है। मेरी मोहब्बत तुम्हें मुझसे बात करते हुए ये हक बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरे काम से मुताल्लिक मेरे करप्ट हो। आइंदा ख्याल रखना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका लहजा सख्त नहीं था तो नर्म भी नहीं था। हसन ने बेख्तियार गड़बड़ाया। मेरा ये मतलब नहीं था। ओह हूँ, ज़बान से निकली पहली बात दिल से निकली होती है, वो झूठ नहीं होती। मेरा ये मतलब नहीं था। ये दिल से निकली बात को कवर अप करने के लिए कहा जाता है, और ये आपकी कही हुई बात से ज़्यादा बुरा लगता है। तुम्हारी यही मतलब था। हर वो इंसान जिसको बात के आखिर में कहना पड़े। ये मेरा ये मतलब नहीं था। हमें उसे कहना चाहिए था। वो बहुत बुरा इस्लाहकार या बहुत बुरा नसीहत करने वाला होता है। आपके मुँह से जो बात निकली है वो वही कहना चाहता है, और जब आप वही कहना चाहते हैं तो आप अपने अल्फाजों को ऑन करें। वो बोलकर खामोश हुआ तो उन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। 5 मिनट बाद हो चुके थे, लेकिन इन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उमर ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारे पास भी ऐसे जूते हैं? उसके लहजे में चंद मिनट पहले होने वाली बात का कोई असर नहीं हुआ था। उसने सिलसिला कलाम नहीं से जोड़ दिया था। हसन ने नफ़ी में सर हिलाया। उसके चेहरे पर उदासी दौड़ आई। बाबा ने कहा था अगर मेरे ग्रेड्स इस बार अच्छे आए तो वो मुझे यही जूते गिफ्ट कर देंगे। वो रुक गया। ग्रेड्स अच्छे आए, बहुत अच्छे, लेकिन बाबा नहीं रहे तो तुमने इनका इतना इंतज़ार क्यों किया? खुद खरीद लेते। अच्छी खासी पॉकेट मनी होगी तुम्हारी। नहीं, ये वक्त शौक मनाने का नहीं। उसने बात पलट दी। मेरी पॉकेट मनी बंद हो गई 3 माह पहले। मैं तो खुद पापा के खर्चे पे चल रहा हूँ, बल्कि चल रहा था। इसने जैसे तस्वीर की। तो मेरे पास मेरी बहन भी नहीं है। थैंक्स टू यू। उसके लहजे में बेबसी भरा तंज था। उमर ने जैसे असर ही ना हो लिया हो। तुम्हारी बहन, क्या उसकी पॉकेट मनी बंद नहीं होती थी? वो उसके चंद लम्हे फूल की बात तो करना चाहता था। वो चाहता था आखिर बहल जाता। हसन एकदम जैसे पुरजोश हो गया। लो,
उसे भला पापा की पॉकेट मनी से फ़र्क पड़ता था। उसके पास दादा जान के कार्ड्स थे। मामू उसके अकाउंट में हर महीने इतने पैसे डलवाते थे कि जितने हारून भाई के अकाउंट में। शम्स चाचा जितने भी सख्त थे, अफ़ज़ल थे, लेकिन जब वह हर हफ़्ते हाले के अकाउंट में लाज़मी रकम डलवा देते थे, उसे पैसों की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। वह शहज़ादी थी, उसे के पास हर चीज़ थी। वो फ़ख्र से बता रहा था। उमर ने उसके चेहरे को देखा था। वहाँ मासूमियत भरा जोश था। क्या तुम्हें कभी उनसे हसद नहीं हुआ या कभी बुरा नहीं लगा कि अगर उसके पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास क्यों नहीं? कभी ख़्याल नहीं आया? उसने ज़ोर-ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, पापा ने मुझसे कहा था, ये उसका वक़्त है जो उसके लिए लिखा गया है, इसे मिल कर रहेगा। उसे शहज़ादी बना कर भेजा गया है और मुझे आम इंसान ने ख़ासे ने में गिर पड़ा। बस उसका वक़्त अलग था और मेरा अलग। किसी का वक़्त का वाहिद चीज़ है जिस आप चाह कर भी नहीं छीन सकते। सो हसद करने से बेहतर है दुआ करें और मेहनत करें। जो चीज़ आपको चाहिए उसे अल्लाह से मांग लें। अगर आपके लिए अच्छी रही तो अल्लाह दे देगा और अगर नहीं तो वो सबक दे देगा। मेरा गुजारा उसी के रकम से हो जाता है जो बाबा मुझे देते थे। और हाले के लिए 3 मर्दों के कार्ड्स भी कम होते थे। वो मुस्कुरा कर उसके पास ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन वह खुश नहीं थी। वे हर वक्त पैसों को रोती थी। अल्लाह ने उसके वक्त में ज़्यादा लिखा था और मेरे वक्त में खुशी। जब जब मैं उसे पैसों का रोते देखता हूँ तब मुझे खुद पर रश्क आता था। वह सादा लहजे में बोल रहा था। वो खामोश हो गया था। उमर चंद सनियों उसको देखता रहा, फिर उठकर खड़ा हुआ। हसन को न जाने क्यों उसका खड़ा होना बुरा लगा था। शायद इतने दिन बाद कोई बात करने वाला मिला था। कल मेरे साथ एक जगह जाना चाहोगे? उसके खड़े होते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? तुम्हें लगता है अगर हमने 1-2 बार बैठकर बात कर ली तो क्या हम दोस्त बन गए? ठीक है, मैं हाले की तरह आंखें बंद करके एक ही बात के ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं अब भी तुम्हें पसंद नहीं करता और न एतबार करता हूँ। उसी वक्त ब्रानो उमर के करीब आया और अपना सर उसके घुटनों में रगड़कर उमर बदक कर दूर हटा था। हटाओ इसको, ये कुत्ते को दूर हटाओ मुझे कुत्ते नहीं पसंद। वे उससे दूर होते हुए नापसंदीदगी से कह रहा था। हसन ने उसको नागवारी से देखा। पहली बात, ये कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है, और दूसरी बात, ये चाहता है तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी तरह ये भी तुम्हें पसंद नहीं करता, नागवारी से कहता है। और वे आगे आया और ब्रानो के सामने घुटने के बल बैठ गया और उसकी पीठ सहलाने लगा। उमर ने उसके खुद से दूर होने पर सुख की सांस ली और अपने बेटे से कह दो मुझसे दूर रहा करे। और एक बात और, घड़ी तुम्हारे पापा ने मुझे मेरे CIS क्लियर करने पे दी थी। हसन का ब्रानो की पीठ सहलाता हुआ हाथ रुक गया था, लेकिन उसने गर्दन नहीं उठाई। और ये जूते तुम्हारे बाबा ने मुझे मेरे बर्थडे का एडवांस गिफ्ट दिए थे। अब के हसन ने गर्दन उठाई थी। आंखों में बेयकीनी उभरी थी। उमर ने कह गया, क्या अब मैं तुम्हारे लिए काबिल एतबार हूँ या अब मेरे साथ जाना चाहोगे? हसन का सर खुद ब खुद इस बात में हिल गया था। होंठ अब भी मिल के बात थे। वे जिन जूतों के लिए उसके बाप ने उसे 3 माह इंतजार करवाया था, वही जूते किसी और को एडवांस बर्थडे गिफ्ट कर दिए। कौन था ये शख्स? तुम कौन हो? उसके लब मिलके से फड़फड़ाए थे। उमर की आंखों में शैतानी सी चमक आई थी। पहले मुझे आप कहना सीखो, फिर बताऊंगा। और हाँ, कल अपने कुत्ते को साथ मत लाना, तपाने वाले लहजे में कहा और मुड़ गया। मर कर भी आप नहीं कहूँगा, समझे? और ये कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है, वे पीछे से चिल्लाया था। उमर हाथ झलाता आगे बढ़ गया था। उमर के बंगले के ओपन किचन में इस वक्त कॉफ़ी की खुशबू फैली हुई थी। हाले हाथ में कॉफ़ी के 2 मग थामे किचन में रखी छोटी सी मेज़ की तरफ आती दिखाई दे रही थी। उसने सादा सिया जोड़ा पहन रखा था, भूरे बाल जूड़े में बांध रखे थे, आंखें सुर्ख हो रही थी। शायद वे एक बार फिर रात को सही से सो नहीं सकी। मेज के करीब आकर दोनों मग उसके ऊपर रखे, अपने लिए कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। मंजर जरा सा वाजे हुआ था तो उस ताज़ा सुबह में छोटे कटे बालों वाला लड़का भी शामिल हो गई। पीली आंखों में चुभने जैसे रंग वाली शर्ट के साथ सिया जीन्स पहने, छोटे कटे बालों को हाफ बांधे, मेकअप से पाक बेदाग सांवले चेहरे वाली हसीन लड़की। उसकी नज़रें मोबाइल पर जमी थी। कॉफ़ी की खुशबू नाक से टकराई तो उसने मोबाइल पर झुकी नज़रें उठाई और फिर हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू जोजा साहिबा। मुस्कुराते हुए सर को खम किया। आप मुझे हाले भी कह सकती है। मैं जिस रिश्ते को मानती ही नहीं, बार बार मुझे वही रिश्ता याद दिलाना ज़रूरी है।
اس کا لہجہ نرم تھا۔ لیل نے اس کافی کا مگ اٹھایا، یہ گھونٹ بھرا، پھر گردن کو پیچھے پھینک کر جیسے مزہ لیا ہو۔ تو میں تمہیں اس ٹائٹل سے اس لیے نہیں پکارتی کہ تم اس رشتے کو یاد رکھو، بلکہ اس لیے بلاتی ہوں تاکہ میں سینے پر انگلی رکھ کر بتا سکوں، لیل سکندر اس رشتے کو یاد رکھ سکے، کیونکہ اگر میں بھول گئی تو تمہیں سوتن جیسا عذاب سہنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ سیدھی ہو بیٹی۔ ہالے کا چہرہ ویسا ہی رہا، بے تاثر، سپاٹ۔ اور آپ دونوں کب سے ایک ساتھ تھے؟ ہالے نے اس کا چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 10 سال، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ جب اس نے 10 سال آپ کو نہیں دیکھا تو آگے کے 10 سال بھی نہیں دیکھے گا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ یہ میرا کاغذی شوہر ہے، بلکہ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آپ بہت اچھی ہے، ٹیلنٹڈ ہے، خود کو ایک مرد کے پیچھے کیوں ضائع کر رہی ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا تفکر تھا۔ وہ پھر سے وہی سادہ اور فکر کرنے والی لڑکی بن گئی تھی۔ لیل نے اس کی آنکھوں میں ایک دم جیسے اذیت سی بھر آئی تھی۔ اگر اس نے 10 سال مجھے نہیں دیکھا تو کسی اور کو بھی نہیں دیکھا۔ اب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تمہیں دیکھتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تم نے الفا کو جب دیکھا ہے، اب جان رہی ہو۔ میں اسے تب سے جانتی ہوں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب شاید وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا ہوا تھا، شاید کہیں سے بہت زیادہ ہرٹ ہو کر آیا تھا، اور وہ ہیون میں ہی کام کر رہا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے دیکھتی رہتی۔ وہ راتوں کو گھبرا کر اٹھ جاتا تھا اور پھر ساری رات جاگتا تھا۔ میں اس کے برے وقتوں میں اچھی ساتھی رہی ہوں۔ اب سوچتی ہوں جب اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ تھی تو وہ اپنے اچھے وقت میں میں کسی اور کو لے آیا۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہالے سنتی گئی۔ کافی دیر میں کافی کی مہک دور تک ہو گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے خود کو ضائع نہیں کر رہی، اور میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں اپنے لیے سب سے اہم ہوں، عمر سے بھی زیادہ، لیکن موو آن کرنے میں مجھے کچھ وقت لگتا ہے۔ میں بس یہی وقت لے رہی ہوں۔ میں تم دونوں کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی، پریشان نہ ہو۔ آخر میں اس نے جیسے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی تھی۔ ہالے مسکرا دی۔ میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوتی۔ وہ میرے لیے کبھی بھی اتنا اہم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو چاہیے تو انتظار کر لیں، ہماری طلاق بہت جلد ہو جائے گی۔ تم ایسا اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم ابھی عمر کو جانتی نہیں ہو۔ اگر ابھی تمہاری آنکھوں پہ غم اور غلط فہمی کی پٹی بندھی ہے، جس دن وہ اتر جائے گی تمہیں عمر کے ساتھ جینے کی خواہش ہوگی۔ دیکھ لے گا۔ اس نے کہہ کر کافی کا مگ اٹھایا، لیکن جیسے ہی منہ سے لگایا، کڑوا سا منہ بنا کر واپس رکھ دیا۔ مگ کے اندر کا ترل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ہالے نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، ٹھنڈی کافی کو حلق میں اڑیلتی رہی۔ لیل نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جیسے میں منع کر دوں گی تو آپ نہیں پوچھیں گی؟ ہالے نے اس کو دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملتی ہوں، مرد عورتیں، یہاں بوڑھے جوان۔ میرے کام لوگوں کے انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ایسے میں مجھے طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے برے گھٹیا، ہر طرح کے لحاظ سے لوگوں کو ایک نظر پہچان لیتی ہوں۔ میں نے وہ عورتیں دیکھی ہیں جن کو اپنے شوہر پر شک ہوتا ہے اور وہ ان کی مشکوک حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ میں نے مرد بھی دیکھے ہیں جن کو اپنی عورتوں کے کردار پر شک ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کا صرف انسٹاگرام یا فیس بک ہیک کرنے کے لیے ہزاروں روپے دے دیتی ہیں۔ اب میری آنکھیں صرف آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایکس رے ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں ان کے دل کا حال، ان کی شخصیت پہچان لیتی ہیں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ معذب تھی۔ لیل نے دھیان نہیں دیا اور وہ اپنی رو میں بولے گئی۔ تمہیں پتہ ہے ان اچھے برے گھٹیا سینٹ لوگوں میں کیا چیز مشترک ہوتی ہے؟ وہ رکی۔ ہالے نے جواب نہیں دیا۔ وہ خود ہی کہنے لگی، نفرت، شک، بے اعتباری۔ ہالے دھک سے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اب لیل کیا کہے گی۔ مختصر یہ کہ میں نے لوگوں کی آنکھ میں نفرت دیکھی ہے، بے اعتباری دیکھ رکھی ہے، شک دیکھ رکھا ہے، اور وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں مکمل شک ہوتا ہے، مکمل نفرت۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں الفا کے لیے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، اور تم اس کے ساتھ کام کر رہی ہو، تم اسے فیور لے رہی ہو۔ کیا جن سے نفرت کی جائے اس کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے؟ ہالے کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ کبھی جو میں تمہیں وہ مرد دکھا دوں جن کو اپنی عورت پر شک ہوتا ہے، تم دیکھو وہ کس طرح اس کے ہاتھ کا کھانا تک پسند نہیں کرتے، وہ کس طرح اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا عذاب سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں وہ عورتیں دکھا دوں جن کو اپنے پارٹنر کے ماضی یا حال کا سراغ لگانا ہوتا ہے۔
देखो कि उनकी आँखों से किस तरह अपने शौहर या अपने बॉयफ्रेंड के नाम पर उनकी आँखों के शोले निकलते हैं, किस तरह उनके चेहरे नफ़रत से दहकते हैं, किस तरह उनकी ज़बानें ज़हर उगलती है। हाले सुल्तान, मैं लैल सिकंदर हूँ, मैं लोगों को एक नज़र पहचान लेती हूँ। सो अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारी आँखों में उम्र के लिए मुकम्मल नफ़रत नहीं है क्यों? तुम्हारी आँखों में वे कहीं उसे बेगुनाह देखने की तमन्ना है। तुम हर्ट हो, गुस्से में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे नफ़रत करती हो। हाले ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसको देखा। क्या उसकी आंखें इस तरह उसके राज फाश कर रही थी? उसे लगा था जैसे अब वह कभी किसी की आंखों में देखकर बात नहीं कर सकेगी। चंद लम्हे वे कुछ बोल नहीं सकी। वे बहुत कभी करीबी था लेल। काफ़ी देर बाद जब वे बोली तो उसकी आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही थी। जब मैंने उस रात उस सड़क पर उसको देखा तो मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकी। उसकी आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए थे, जैसे किसी बहुत अजीज़ बेहद करीबी इंसान की आवाज़ आपको मजबूर कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं रुक जाऊँ, और मैं रुक गई। लेल, मैं रुक गई। उसने गर्दन मोड़कर लैल को देखा था और वह उसे ही देख रही थी। क्या किसी गैर की आवाज़ आपको इस तरह मजबूर कर सकती है? उसकी आवाज़ हल्की थी। कोई 21-22 साल की लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि वह आधी रात को किसी गैर मर्द को अपने कंधे के सहारे अस्पताल ले जाए और वहाँ उसे अपने शौहर बताए। कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि किसी गैर आदमी का बिलने देने पर अपने बचपन के दोस्त से लड़ने लग जाए। कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि किसी भी एरे-गैरे को अपना दे देने में मैंने उसे खून दिया है, क्योंकि वे अब पहली नज़र में ही बुरा नहीं लगा। लैल उसे देखती रही। हाले ने कहना जारी रखा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।